हेलो स्टूडेंट्स, गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें और वीडियो पूरे एंड तक देखें। तो दोस्तों, आई एम आदित्य गौरव। आज हम पढ़ने वाले हैं परागकण परिपक्व कैसे होता है। परागकण परिपक्व कैसे होती है, पढ़ते हैं दोस्तों। परागकोश से जब परागकण बाहर निकलता है, परागकोश से जब परागकण बाहर निकलते हैं तो ये अविकसित नर युग्मकोद्भिद की तरह होते हैं। अर्थात यानी कि दोस्तों, परागकोश में जब परागकणों का निर्माण होता है तब परागकोश परिपक्व हो जाता है, लेकिन परागकण परिपक्व नहीं होता है। यानी कि दोस्तों, परागकोश में जब परागकणों का निर्माण होता है तब परागकोश परिपक्व कहलाता है, लेकिन परागकण परिपक्व नहीं कहलाता है। तो परागकणों को परिपक्व यानी कि विकसित होने के लिए दो चरणों की जरूरत होती है। अर्थात परागकणों का विकास दो चरणों में पूरा होता है। दोस्तों, परागकणों का विकास दो चरणों में पूरा होता है, याद रखिएगा। पहला चरण का नाम है परागन से पूर्व विकास और दूसरा चरण परागन के पश्चात विकास। परागन से पूर्व विकास, परागन के पश्चात विकास। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे परागन क्या है भाई। तो परागन हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, इस लेसन में परागन के बारे में पढ़नी है, लेकिन फिर भी हम अभी तुरंत बता देते हैं कि परागन क्या है। तो परागन हम उसे कहते हैं जब परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसी को परागन कहा जाता है। जब परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसी को परागन कहा जाता है। समझ में आई दोस्तों। यानी कि ये कह रहा है कि परागन से पूर्व विकास, यानी कि परागकणों को वर्तिकाग्र के गिरने से पहले का जो विकास है वही चीज इसमें पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए परागन से पूर्व विकास पढ़ते हैं। तो परागन से पूर्व विकास पढ़ते हैं। जब परागकण परागकोश से मुक्त होने ही वाला रहता है, यानी कि दोस्तों जब परागकण परागकोश से निकलने ही वाला रहता है, तब परागकण में जो केंद्रक होता है वह दो भागों में बंटकर जनन कोशिका तथा कायिक कोशिका का निर्माण करता है। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो यानी कि पार्ट 4 में हमने कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका पढ़ा दिए थे दोस्तों। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, पार्ट 4 जरूर पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, दो भागों में जो केंद्रक होता है वह दो भागों में बांटकर जनन कोशिका तथा कायिक कोशिका का निर्माण करता है। तो दोस्तों, फिगर से समझते हैं। हमने पिछले वाले वीडियोज में परागकण की संरचना पूरी अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। पार्ट 4 में ही दोस्तों परागकण की संरचना पढ़े थे। तो परागन से पूर्व विकास ये संरचना थी, ब्रहाचोल था ये और अंतःचोल ये है ना दोस्तों। परागन की संरचना हमने पढ़ लिया था, अंतःचोल और ब्रहाचोल, और बीच में एक केंद्रक हुआ करता था। जब परागकण परागकोश से मुक्त होने ही वाला रहता है तब परागकण में जो केंद्रक होता है, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये केंद्रक वो दो भागों में बंट जाता है। देख रहे हैं, ये दोनों भागों, एक कायिक कोशिका बन जाती है और एक जनन कोशिका बन जाती है। तो समझ में आ गई दोस्तों, परागन से पूर्व विकास समझ में आ गई। और आगे पढ़ते हैं दोस्तों। परागन से पूर्व विकास में कायिक कोशिका और जनन कोशिका का निर्माण हो गया। अधिकांश पादप, अब आगे पढ़ते हैं। अधिकांश पादप लगभग 60% में परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में ही परागकोश से बाहर आते हैं, यानी कि निकलते हैं। अधिकांश पादप, लगभग 60% जो पादप होते हैं उनमें परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में ही परागकोश से बाहर निकलते हैं। द्विकोशिकीय अवस्था का मतलब हुआ दोस्तों, कायिक कोशिका और जनन कोशिका जब निर्माण होते हैं तब बाहर निकलते हैं। समझ में आई। लेकिन जो 40% जो शेष बच गए दोस्तों, उन पौधों में जनन कोशिका पुनः विभाजित होकर दो नर युग्मकों को बनाते हैं। यहाँ सोचने वाली बात है, 60% में जनन कोशिका और कायिक कोशिका के रूप में ही बाहर निकल रही थी, लेकिन 40% जो पौधे बचे उनमें जनन कोशिका पुनः विभाजित होकर केंद्रक दो भागों में बटा, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, लेकिन जनन कोशिका फिर से पुनः विभाजित होकर दो नर युग्मकों को बनाते हैं, दो नर युग्मकों को निर्माण करते हैं। समझ में आई। तब परागकण परागकोश से बाहर निकलते हैं, यानी कि इस 40% में जनन कोशिका दो नर युग्मकों को बनाते हैं, फिर परागकण परागकोश से बाहर निकलते हैं। फिगर से समझते हैं दोस्तों। हमने अभी तुरंत कहा कि अधिकांश यानी कि 60% जो पादप होते हैं वो कायिक कोशिका और केंद्रक कोशिका के रूप में ही बाहर निकलते हैं। 60% पादपों में परागकण
कायी कोशिका तथा जनन कोशिका के रूप में ही बाहर निकलते हैं, लेकिन शेष 40% जो पादप बचते हैं उनमें कायी कोशिका तो वैसे ही रहती है, लेकिन जनन कोशिका दो नर युग्मकों में विभाजित हो जाते हैं, तब परागकण परागकोश से बाहर निकलती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई अच्छी तरीके से। तो दोस्तों परागन से पूर्व विकास हमने पढ़ लिए, यानी कि परागकणों को वर्तिकाग्र पर गिरने से पहले हमने पूरी जो परागकणों का विकास होता है वो पढ़ लिए दोस्तों। अब हम चलते हैं परागन के पश्चात विकास के बारे में पढ़ते हैं। परागन के पश्चात क्या क्या विकास होता है परागकण का, चलते हैं पढ़ते हैं। तो परागन के पश्चात विकास पढ़ते हैं। परागकणों का परागन क्रिया द्वारा वर्तिकाग्र पर गिरना आगे की विकासीय क्रिया इसी के बाद संपन्न होती है। कायी कोशिका जनन छिद्रों की सहायता से वर्तिकाग्र से जल और पोषक तत्व अवशोषित करती है। यानी कि दोस्तों परागन के पश्चात परागकण का कायी कोशिका जनन छिद्रों की सहायता से वर्तिकाग्र से जल और पोषक तत्व अवशोषित करती है। दोस्तों परागन के पश्चात यानी कि परागकण वर्तिकाग्र पर गिर चुका है, उसके बाद जो कायी कोशिका परागकण में जो कायी कोशिका होती है वो जनन छिद्रों की सहायता से वर्तिकाग्र से जल और पोषक तत्व अवशोषित करती है और जनन छिद्र से एक परागनली बाहर निकलती है, जिसमें आगे की तरफ कायी कोशिका तथा पीछे की तरफ दोनों नर युग्मक चलते हैं, जिसमें आगे की तरफ कायी कोशिका तथा पीछे की तरफ दो नर युग्मक चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिगर से समझते हैं। हमने अभी कहा कि परागकण जब वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो कायी कोशिका जनन छिद्रों की सहायता से वर्तिकाग्र से जल और पोषक तत्व अवशोषित करती है, समझ में आई। और जनन छिद्र से एक परागनली निकलती है, यानी कि दोस्तों जनन छिद्र से एक परागनली निकलती है, ये परागनली निकलती है जिसमें आगे की तरफ कायी कोशिका चलती है और पीछे की तरफ दो नर युग्मक चलते हैं। समझ में आ गई दोस्तों पूरी तरह से। इस तरह परागकण पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है यहीं पर। लेकिन आगे भी हम कुछ पढ़ लेते हैं दोस्तों ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यह परागनली सिर्फ इंटायन से ढकी होती है, यानी कि जो जनन छिद्र से परागनली निकलती है वह इंटायन से ढकी रहती है, जिसके द्वारा पैक्टिनेज तथा हाइड्रोलिटिक एंजाइम स्त्रावित होते हैं और वही परागनली आगे जाकर वर्तिका में रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ती है और आगे की तरफ बढ़ती हुई बीजांड तक पहुंच जाती है। समझ में आए दोस्तों, यही परागनली बीजांड तक पहुंच जाती है। ठीक है, दोनों नर युग्मक आगे की तरफ आ जाते हैं और यह भाग अधिक रिक्तिकामय हो जाता है और दूसरे भाग से पृथक हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह परागकण परिपक्व हो जाती है और बीजांड तक पहुंच जाती है। समझ में आई। लेकिन आगे और पढ़ लेते हैं। प्रत्येक नर युग्मक में एक बड़ा केंद्रक और उसके चारों तरफ कोशिका द्रव की एक परत पाई जाती है। यानी कि जो दो नर युग्मक थे दोस्तों, प्रत्येक नर युग्मक में एक बड़ा केंद्रक और उसके चारों तरफ कोशिका द्रव की एक परत पाई जाती है जो कि प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। सामान्यतः एक परागनली बाहर निकलती है तो इसे मोनोसाइकनस कहते हैं। दोस्तों जब जनन छिद्र से एक परागनली बाहर निकलती है तो उसे मोनोसाइकनस कहते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए जबकि मालवेसी और कुकर विटेसी कुल में 14 परागनली बाहर निकलती है, इसे पॉलीसाइफनस कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई। इस तरह दोस्तों परागकण पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों परागकण का परिपक्व कैसे होना आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको अभी तक अच्छी तरह से समझ में नहीं आई है तो भी आप टेंशन मत लीजिएगा। आगे में हम परागकणों का सफ़र के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि परागकण बीजांड तक कैसे पहुंचते हैं। पूरे एकदम विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों परागकणों के सफ़र में। आगे हम टॉपिक है दोस्तों परागकणों का सफ़र, जब हम पढ़ेंगे तो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है परागकण का जीवन काल। परागकण का जीवन काल, इनका जीवन काल तापमान, आर्द्रता और आनुवंशिक क्षमता पर निर्भर करता है। परागकणों का जीवन काल यानी कि जीवन काल हमने पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों एक लेसन में। जीवन काल अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए बता देते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो समय होता है उसे हम जीवन काल कहते हैं। ठीक है, तो इनका जीवन काल
तापमान, आर्द्रता और आनुवंशिक क्षमता पर निर्भर करता है। जैसे कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं। यानी कि 30 मिनट तक ही जो परागकण होते हैं अनाज में वो 30 मिनट तक ही जीवित रहते हैं। समझ में आए दोस्तों। वही रोजेसी फेबेसी सोलेनेसी कुल के सदस्यों की परागकणों का जीवन काल कुछ महीने का होता है। अब आगे बढ़ते हैं। परागकणों को कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। यानी कि परागकणों को कई वर्षों तक सुरक्षित रखना संभव होता है। इन्हें सुरक्षित भंडारित करने के लिए द्रवित नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेल्सियस पर पराग बैंक में रखा जाता है। समझ में आए दोस्तों। इन्हें यानी कि परागकणों को सुरक्षित भंडारित करने के लिए द्रवित नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेल्सियस पर पराग बैंक में रखा जाता है। इस प्रकार से भंडारित परागकण का प्रयोग कृत्रिम फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है। तो समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों परागकणों का जीवन काल हमने पूरी अच्छी तरह से पढ़ लिया और परागकण परिपक्व कैसे होती है ये भी अच्छी तरह से पढ़ लिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों अच्छी तरह से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अगर आपके लिए बहुत नॉलेजफुल है तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियोज को शेयर करिएगा जरूर दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करिए और ये कमेंट में बताइए कि आपको वीडियोज कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज में।